जय श्री राम प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल आपका फर्स्ट स्लॉट जेई मेन वालों का एग्जाम है, तो उनके लिए खास मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बार जरूर इस वीडियो में एंड तक बनिए रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस। दैट इज द मेरे हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम रिजिड बॉडी रोटेशन फॉर जेई एंड नीट। ठीक है, नीट वाले और जेई वाले दोनों जरूर देखें इन वीडियोस को। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, 10 बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो मेरे को लगता है कि शायद इन 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और अगर आपको मिलता है तो जरूर अपने कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि यस सर, इसमें से कुछ ना कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें मिला था। चलिए आइए, ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने अक्सर पिछले 10-12 साल 15 साल में देखे हैं, आते हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसे कोलिजन के क्वेश्चन हैं। द पार्टिकल कोलाइड्स विद द रॉड। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, और वो एक रॉड जो कि ऐसे रेस्ट पर है, स्मूथ सरफेस पे पड़ी है, उससे टकरा जाता है, कोलाइड कर जाता है। ये उसका सेंटर है रॉड का। ठीक है, पार्टिकल कोलाइड करके क्वेश्चन में गिवन है रुक जाता है एंड स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन। ये यहीं पर रुक गया। तो जो इम्पैक्ट हुआ, पार्टिकल का इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट के कारण इसके सेंटर के पास कोई वेलोसिटी आई, वो निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। और इम्पैक्ट के कारण इसकी एंगुलर स्पीड भी निकालनी है रॉड की जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ठीक, जस्ट आफ्टर द, जस्ट वाला केस है। ठीक है, एकदम बाद में, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जब कोलिजन का केस होता है तो याद रखिएगा, हर तरह का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो। चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। जो सेंटर ऑफ द रॉड की वेलोसिटी बोली है, तो वो सारी ऑप्शंस देख लीजिए। तो पहला v है, दूसरा ओमेगा का ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो एम वी वगैरह की फॉर्म में ही है। तो चलिए, क्योंकि कोलिजन का केस है, राइट, और सारे कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो पहला पार्ट तो हम निकाल लेते हैं अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली रॉड तो रेस्ट पे इसका कोई लीनियर मोमेंटम नहीं है। पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी। फाइनली जब ये इम्पैक्ट होगा तो रॉड सेंटर के अबाउट थोड़ी सी ऐसे शो हो जाएगी। अगर हम फिगर बनाएं, ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। तो सेंटर के पास कुछ ना कुछ मान लीजिए वेलोसिटी आ चुकी है वी डैश आ गई इम्पैक्ट के कारण। और इम्पैक्ट के कारण जो इसका एंगुलर मोमेंटम भी पॉइंट ए के अबाउट निकल जाएगा, तो ये रोटेट भी कर गई होगी, तो ओमेगा भी आएगा, जो भी हमने निकालना है। हमें तो फोकस करना है सेंटर की स्पीड कितनी है। तो पार्टिकल यहाँ पे खुद रुक गया, यहाँ पे रुक गया, क्वेश्चन में गिवन था। तो रॉड का मास कैपिटल M दिया हुआ है, पार्टिकल का मास हमें स्मॉल m दिया है। तो रॉड का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हो गया सेंटर का ये, तो वी डैश हमारे पास आ गया mv/m। तो लेट अस सी, mv/m, ये पहली ऑप्शन ही है, दूसरी ऑप्शन भी है, तीसरी चौथी नहीं हो सकती इसमें। तो पहली दूसरी में से कोई आंसर बनेगा। ओमेगा विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। चलिए हम रोक लेते हैं। तो ये दोनों में हमारा पहला पार्ट आ चुका है। अब सेकंड की बात करते हैं। अब क्योंकि रॉड रोटेट भी करी है, तो जब कोलिजन इम्पैक्ट के बाद बॉडी रोटेट कर जाए तो हम हमेशा लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, शुरुआत में पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है mv, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा। तो क्योंकि रॉड ए के अबाउट ही रोटेट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है या कुछ भी मेंशन नहीं है कि रॉड फिक्स्ड है या कि ये है, तो हम यही मानेंगे कि सेंटर यानी ए के अबाउट रोटेट कर गई ये रॉड। तो शुरुआत में लीनियर मोमेंटम के कारण एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट बनेगा mvr, यानी mv इंटू a/4, राइट। उसके बाद फाइनली जो रॉड का एंगुलर मोमेंटम आएगा, रॉड केवल रोटेट कर रही है, ठीक है। जस्ट आफ्टर द इक्वेशन की बात करूं, जस्ट आफ्टर इक्वेशन हमें सिर्फ ओमेगा ही लेना पड़ेगा, तो आई ओमेगा। सो दिस इंप्लाइज आई ऑफ द रॉड सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो रॉड का मोमेंटम ml²/12, यहाँ पे ma²/12 ओमेगा हमें निकालना है। ए से कट जाएगा, ये 3 हो गया। सो ओमेगा बना 3mv/ma, 3mv/ma, mv/ma। तो ये बन गया हमारा सेकंड इज दी आंसर। तो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह का रोटेशन वाली एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में भी है, तो जरूर एनसीईआरटी की पूरी करके जाइए, ठीक है। एक बार रिवीजन एक बार देख के जाइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, डिफरेंट सा क्वेश्चन है। ये 2 सिलेंडर्स हैं, जो फ्रंट व्यू अगर देखोगे सिलेंडर का तो ऐसे फ्रंट व्यू नजर आएगा आपको। कुछ भी हो सकता है, स्फीयर कुछ भी कह सकता है वो। इनिशियली सिलेंडर्स आर रोटेटिंग, इनिशियली ये अकेले रोटेट कर रहे हैं। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है। ओमेगा 1 से ओमेगा 2 से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2, रेडियस दोनों की अलग अलग है, ठीक है। नाउ दे आर मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर। फिर उनको टच करवाया गया। टच करवाने के बाद इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन थी और स्लिपिंग भी थी, एंड स्लिपिंग फाइनली सीजेस।
सीरीज में रुक जाती है। कौन स्लिपिंग को खत्म करता है? ऑब्वियसली हम समझाते हैं स्लिपिंग को फ्रिक्शन खत्म करेगी, ठीक है। देन बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। सिंगल आंसर है, क्या ये है, क्या ये है, क्या है, क्या दोनों ए और सी है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए जब इनको कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा, यहाँ हम बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसको। तो ये कॉन्टैक्ट टच में आ गया, राइट। तो ये ऐसे कर रहा था, तो ऐसे रोटेट करते करते जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट दोनों का होगा जो कॉमन बनेगा, तो टेंजेंट के लॉन्ग लीनियर स्पीड ऐसे बनेगी, राइट। और इसकी टेंजेंट के लॉन्ग भी लीनियर स्पीड ऐसे ही बनेगी। तो होगा क्या, क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड्स में एक दोनों के बोथ विल हैव ए रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। तो जब तक बॉटम मोस्ट पॉइंट में रिलेटिव वेलोसिटी रहती है तब तक स्लिपिंग होती रहेगी, ठीक है। तो हमें किसी तरह ये रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करनी है, और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो तभी हो सकती है जब दोनों की सेम स्पीड आ जाए, सेम लीनियर स्पीड आ जाए। तो फिर सुन लो कि जब तक बॉटम मोस्ट पॉइंट में स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग तब तक रहती है जब तक दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेटिव वेलोसिटी आए, ठीक है। यहाँ पर दोनों में कोई ना कोई रिलेटिव वेलोसिटी आएगी क्योंकि दोनों की स्पीड्स इनिशियली अलग अलग होंगी। तो फ्रिक्शन क्या करेगी, इन दोनों की स्पीड्स को बराबर करने की कोशिश करेगी लीनियर स्पीड की। तो होगा क्या, फ्रिक्शन अपोज करेगी, राइट। उसके कारण जब स्लिपिंग रुक जाएगी फ्रिक्शन के कारण, तो उस समय पर दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, यानी दोनों की पास लीनियर स्पीड सेम आएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों की लीनियर स्पीड्स को v1 डैश v2 डैश मान लेते हैं, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 से बदलकर उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश मान लेते हैं, r1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू r2। तो एक तो ये कंडीशन बन रही है, ओमेगा डैश r1 शुड बी इक्वल टू दिस। तो ए तो बन ही रहा है, यहाँ तो r2 लिखा हुआ है तो ये नहीं बन रहा, तो या तो ये आंसर होगा, अगर ये भी बन गया तो डी मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ओमेगा 1 डैश क्यों हुई, वो तो फ्रिक्शन ने खत्म कर ही दिया ना। तो फ्रिक्शन ने जो ऑलरेडी उसको टॉर्क मिल रहा था उसको अपोज करवाया। देखिए ये टॉर्क ऑलरेडी इसको ऐसे मिल रहा था, तो ये फ्रिक्शन ऐसे इसको अपोज करेगी, तो डेफिनेटली ये चेंज होगी, ओमेगा 1 से ओमेगा 1 डैश होगी ही होगी। और ये वाली फ्रिक्शन जो ऑलरेडी बॉडी को ऐसे टॉर्क मिल रहा था ये ऐसे घुमाएगी, तो अगेन ओमेगा 2 से ओमेगा 2 डैश हो ही जाएगी ये स्पीड, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो ये ऑप्शन चेक करते हैं ध्यान से। अगर इस ऑप्शन को देखेंगे राइट साइड पर, तो ये तो डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स है। ओमेगा 2 डैश सेकंड बॉडी की बात कर रहा है, फाइनल एंगुलर स्पीड है, ये इनिशियल है। तो ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। आपको पता होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एंगुलर इंपल्स के। जैसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, लीनियर इंपल्स के। तो ये कहीं एंगुलर इंपल्स है। एंगुलर इंपल्स मींस टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन हियर। तो फ्रिक्शन बिल्कुल ठीक है। मान लिया कि टी समय तक फ्रिक्शन एक्ट करी है, टी समय तक कॉन्टैक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन एक्ट करी है जब तक स्लिपिंग खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं सेकंड बॉडी पे जो टॉर्क लगेगा एंगुलर इंपल्स से, एफ इंटू r2 भी लगेगा सेंटर के अबाउट, इंटू टी शुड बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो I2 कॉमन आ गया, ओमेगा 2 डैश माइनस ओमेगा 2। तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन द करेक्ट ऑप्शन सी। तो आंसर शुड बी बोथ ए एंड सी। ए वेरी गुड क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्फेयर है जो कि रोल कर सकती है इसी सरफेस पर जो इंक्लाइंड है थीटा पर, जब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 2/7 tan थीटा से बड़ा है। मान लीजिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आधा कर दिया, 2/7 से 1/7 कर दिया। अब स्फेयर को रिलीज किया गया रेस्ट से ऑन द इंक्लाइन। देन बताइए अब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आधा करने के बाद क्या वो रुकी रहेगी, क्या वो केवल प्योरली ट्रांसलेट करेगी, क्या वो ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी सेंटर के अबाउट, या उसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कांस्टेंट रहेगा। सिंगल आंसर है। चलिए देखते हैं। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर जब स्फेयर रोल करेगी, अब हम सब जानते हैं रोल करने की कंडीशन तो ये थी जब म्यू उससे बड़ा हो, लेकिन अब आधा कर दिया। अब आधा अगर कर दिया तो फ्रिक्शन आधी होगी। फ्रिक्शन आधी होने का मतलब है, हमें पता है जब एक बॉडी रोल करती होती है तो आप इंक्लाइंड प्लेन पे हमेशा फ्रिक्शन अप दी प्लेन ही होती है, चाहे बॉडी नीचे से ऊपर रोल करती जाए या ऊपर से नीचे रोल करती है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अप दी इंक्लाइंड प्लेन। तो फ्रिक्शन अब पहले के मुकाबले कम है, ये नई फ्रिक्शन है, ये पुरानी फ्रिक्शन से कम है। तो इसका मतलब ये होगा अब स्लिपिंग होगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, क्योंकि रोल करने के लिए यानी प्योर रोल करने के लिए फ्रिक्शन शुड बी लार्ज इनफ, जो कि पहले थी। अब नो डाउट रोल तो करेगी लेकिन स्किडिंग भी होएगी। और रोल क्यों करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन चाहे आधी हुई है, खत्म तो नहीं हुई ना, तो ये कुछ ना कुछ टॉर्क तो सेंटर के अबाउट ऐसे देगी, राइट। प्लस अगर बाकी फोर्सेस की बात करें, ये mg sin थीटा और f के कारण ट्रांसलेट भी करेगी, और बाकी सभी फोर्सेस का टॉर्क कभी नहीं आएगा। mg cos का
टॉर्क भी सेंटर के अबाउट जीरो, mg साइन का भी जीरो, n का भी जीरो, केवल फ्रिक्शन टॉर्क देगी। तो कोई ना कोई फोर्स तो टॉर्क दे रही है, इसका मतलब ये रोटेट भी करेगा और सेंटर के अबाउट mg साइन थीटा माइनस f से इक्वेशन बनेगी, ये ट्रांसलेट भी करेगा। तो हमें वो ऑप्शन देखनी है जहां पे रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों की बात की है। इट विल स्टे एट रेस्ट, गलत। इट विल ओनली ट्रांसलेट, गलत। इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट, ये ठीक लग रहा है, लेकिन हम एक बार ये भी चेक करेंगे क्या इस स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कांस्टेंट रहेगा। देखिए एंगुलर मोमेंटम तभी कांस्टेंट रहेगा जब अल्फा जीरो होगा, ठीक है। अल्फा जीरो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टॉर्क आया, वो तभी जीरो होगा जब टॉर्क जीरो होगा। यहाँ पे तो टॉर्क नॉन जीरो है बिकॉज टॉर्क इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी लास्ट ऑप्शन भी गलत होगी। तो यहाँ पर आएगा कि हाँ ये प्योरल नहीं करेगी लेकिन ये ट्रांसलेट और रोटेट करेगी, यानी कुछ ना कुछ शेडिंग भी बॉटमस पॉइंट पर होगी। अच्छा क्वेश्चन है, काफी गलतियां क्वेश्चन इस ऐसे क्वेश्चंस में होने की होती है, हमें लगता है इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है अगेन बहुत ही बढ़िया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। शानदार सवाल, हाईली एक्सपेक्टेड। एक ट्रॉली है जो जी tan थीटा की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पे एक स्फेयर को ऑलरेडी दिस स्फेयर इज सेट इनटू प्योर रोलिंग, जैसे तैसे इसको प्योर रोलिंग में सेट किया हुआ है। तो क्या ये जब इसको इतनी एक्सप्रेशन दे देंगे जी tan थीटा, क्या ये कंटिन्यू करेगी अपनी प्योर रोलिंग, क्या ये स्लिप करेगी, क्या इसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी या लीनियर वेलोसिटी स्लोली घटेगी? लेट अस चेक। तो क्योंकि ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो जब भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम आए तो अपना ऑब्जर्वर उसी फ्रेम पर बिठा दो, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे, यानी इस पर सूडो फोर्स बनाकर हम सारे कैलकुलेशन करेंगे, आसान हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। स्फेयर के ऊपर सारी फोर्सेस, this will be theta, so this will be mg cos theta, this will be mg sin theta, this will be the normal reaction। सूडो फोर्स फ्रेम के ऑपोजिट लगती है तो पीछे की तरफ लग जाएगी। इसके ऊपर फॉर्मूला कितना होगा, जितना इसका मास होगा जितनी फ्रेम की एक्सेलरेशन। फ्रेम की एक्सेलरेशन कितनी है, जी tan थीटा, यानी इसको शॉर्टकट में फिलहाल ma लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा है आपका mg cos mg sin, तो एक मिनट बस थीटा चेक कर लूँगा, थीटा मैंने ठीक, हाँ ठीक है, mg cos mg sin। तो अब क्या होगा कि इसका जो ma का एक कंपोनेंट बनेगा, ma का कंपोनेंट एक इधर बनेगा, हाँ यस। तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो इट विल बी ma cos थीटा और इधर हुआ ma sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, तो अगर मैं ma cos थीटा को अब सॉल्व करूं प्रॉपरली ए की वैल्यू डालकर, दैट इज जी tan थीटा। tan थीटा शुड बी sin थीटा बाय cos थीटा इंटू cos थीटा। तो ये तो mg sin थीटा ही आ गया, यानी ये भी mg sin थीटा है, ये भी mg sin थीटा है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी होगी, जीरो। तो यहाँ तो आ गया नेट फोर्स जीरो होगी उस डायरेक्शन में, और इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो आ गई, ठीक है। अब एक बात होगी, दूसरी बात, इन सभी फोर्सेस का टॉर्क सेंटर के अबाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि सभी का लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास कर रहा है। तो इस पर नेट टॉर्क भी जीरो आ गया। नेट टॉर्क जीरो हुआ तो टॉर्क आई अल्फा होता है, तो इसका मतलब अल्फा भी जीरो हो गया। तो अल्फा जीरो होने का मतलब है ओमेगा कांस्टेंट रहा, राइट। अब ना ही इसकी लीनियर स्पीड बढ़ेगी, राइट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग कंडीशन होती है, तो ना ही इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब जो ऑलरेडी ये प्योर रोल कर रही है, ये उतनी ही वेलोसिटी, उतनी ही लीनियर स्पीड और उतनी ही एंगुलर स्पीड से ये रोल करती चली जाएगी। सो इट विल कंटिन्यू टू प्योर रोल। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। स्लिपिंग नहीं होगी, आपको बता दिए प्रूव करके। ये भी खत्म, ये भी खत्म, राइट, क्योंकि नेट फोर्स भी जीरो आ गई और नेट टॉर्क भी सेंटर के अबाउट जीरो आ गया। इसका मतलब जैसे वो पहले कर रही थी वो वैसे करती चली जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगले दो बहुत ही बढ़िया सवाल मैंने लिखे हैं जिसमें हम एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बनी रहेगा वीडियो में, राइट। तो देखिए रोलिंग के सवाल है, लेकिन इसमें ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हाईली 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्योर रोटेशन का, याद रखिएगा, राइट। तो कैसे लगाना हमें ऐसे क्वेश्चंस पर, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक स्फेयर है जिसकी लीनियर स्पीड निकालनी है हमें जब उसकी रोटेशन खत्म हो जाती है, एक कंडीशन पर, और दूसरी बार जब उसकी स्लिपिंग फाइनली रुक जाती है और वो प्योर रोलिंग करना शुरू करती है। तो दो पार्ट्स हैं। पहली कंडीशन जब वो रोटेट करना बंद करेगी, दूसरी कंडीशन पर स्पीड निकालनी है। स्पीड का मतलब लीनियर स्पीड, स्पीड का मतलब कभी भी एंगुलर स्पीड नहीं होता, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन जब वो प्योर रोल स्लिपिंग रुक जाएगी और प्योर रोलिंग करना शुरू करेगी। चलिए देखते हैं किया गया इसको। शुरुआत में वो ऐसे रोल कर रही थी, इसका सेंटर मास ऐसे जा रहा था ट्रांसलेट, और हमने इस तरह से पीछे से इसको ऐसे अगर हाथ मारा तो ये उल्टा रोटेट करेगी। तो इसका मतलब यहाँ बॉटमस पॉइंट पर स्लिपिंग होगी। फ्रिक्शन स्लिपिंग को कभी ना कभी खत्म करेगी, ठीक है। जब फ्रिक्शन स्लिपिंग को खत्म कर देगी तो वो प्योर रोलिंग में आ जाएगी। तो चलिए पहली कंडीशन पर निकालते हैं। ये तो केस 1 हो गया।
केस 2 में क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर उसने रोटेशन बंद कर दी ओमेगा 0, जब उसका रोटेशन का कंपोनेंट खत्म हो गया तो इस पे भी फर्क पड़ेगा, ये v से बदलकर v डैश हो जाएगी। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक ये लगाते होते हैं, हम बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसे क्वेश्चन में इकलौता ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जिस पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पास करेगा, चाहे वो फ्रिक्शन है, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन है, चाहे वो mg है, तो नेट टॉर्क 0 आ जाएगा। तो मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम बॉटम उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड हो जाएगा। तो ये ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई। तो इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। चलिए, उसके लिए एक कन्वेंशन फॉलो करनी चाहिए हमें। मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिवली लिया है और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, उल्टा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं होता। तो यानी ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे पॉइंट की तरफ घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो v के कारण एंगुलर मोमेंटम आएगा mvr, r उसका रेडियस। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है माइनस आई ओमेगा, आई यानी 2/5 mr स्क्वायर स्फेयर का, ओमेगा यानी v/r। ठीक है, फाइनली यहाँ पे ओमेगा तो खत्म हो गया, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, लीनियर मोमेंटम mv डैश r आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। m से m कट गया, r से r कट गया, तो ये बन गया v माइनस 2/5v इज इक्वल टू v डैश। तो v डैश आ गया 3v/5। तो यहाँ पर है 3v/5, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ। सेकंड एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेकंड केस में, दिस इज द फर्स्ट केस, तो सेकंड केस में क्या होगा, अब कह रहे हैं प्योर रोलिंग शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब हम यहाँ मान लेते हैं कि कहीं प्योर रोलिंग शुरू होगी। जब प्योर रोलिंग शुरू होगी तो ऑब्वियसली v से v डैश हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, और ओमेगा से ओमेगा डैश होगा ही होगा। प्योर रोलिंग पे दोनों की स्पीड्स बदलेंगी। तो अब हमें यहाँ और यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करवाना है, पहली और तीसरी फिगर में। तो पहले पार्ट में तो वही आ गया, mvr माइनस आई ओमेगा, उल्टा रोटेट कर रहा था। फाइनली ये दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो पॉजिटिव आ जाएंगे। mv डैश r प्लस 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, दैट इज v डैश बाय r। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करके इसका आपका 3v/7 बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इज द आंसर, सो v डैश इज इक्वल टू 3v/7। राइट, आइए अगला पार्ट लेते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक और ब्रिलियंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बन गए। आपको थ्योरेटिकली भी पूछे जा सकते हैं, ये मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में बना दिया। अब देखो थ्योरेटिकली क्या क्या पूछा जा सकता है। इस केस में एक स्फीयर रोल कर रही है यहाँ से, ठीक है, फ्रिक्शन है, और रोल करते हुए ये दीवार पे टकरा गई। दीवार में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो दीवार स्मूथ है। टकराने के बाद ये टकराकर वापस आई, और जो कोलिजन हुई क्वेश्चन में ही मेंशन था, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। तो टकराने के बाद ये यहाँ पर प्योर रोलिंग करना शुरू कर दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली मैंने ये माना कि शुरुआत में अगर ये v और ओमेगा से चली होगी तो प्योर रोलिंग पे दोनों स्पीड से चेंज होंगी, तो हमें v डैश निकालना है। राइट, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा टकराने से क्या इंपॉर्टेंस है, टकराने के क्या मायने होंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब ये यहाँ पे टकराएगी, राइट, तो इलास्टिक कोलिजन की खास बात होती है, तो केवल टकराने के बाद बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन लीनियर स्पीड सेम रहती है बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इसलिए इसकी सेंटर ऑफ मास बस उल्टा आ जाएगा, स्पीड सेम रहेगी। एक तो ये पॉइंट, प्लस जो इनिशियल रोटेशनल स्पीड थी वो उल्टा नहीं हो जाएगी। कभी आप सोचो सर अगर ये उल्टा होगी तो ये भी ऐसे हो जाए ना, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको उल्टा करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन चाहिए होगी। दीवार और इसके बीच में अगर फ्रिक्शन होती तो फ्रिक्शन वुड हैव प्रोवाइडेड दिस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ये उल्टा कर देती, उल्टा भी कर देती, उसको बदल भी देती। इसलिए क्योंकि दीवार पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, दीवार से कोई भी फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आ रहा, इसलिए ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट ओमेगा इसका सेम रहेगा। ये सवाल आपको पूछा भी गया और पूछा जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ओमेगा इसलिए मैंने सेम रखा, राइट, डायरेक्शन भी सेम रखी और वैल्यू भी सेम हुई, क्योंकि टॉर्क नहीं मिल रहा दीवार से। हाँ, नीचे से टॉर्क जरूर मिल रहा है। अब जब ये अलग होगा तो नीचे से जो फ्रिक्शन होगी वो इसको ऐसे घुमाएगी, घुमाकर इसकी डायरेक्शन भी बदल देगी और वैल्यू भी बदल देगी। जब ओमेगा बदलेगा वी भी बदलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर यहाँ तक फ्रिक्शन एक्ट करी, क्योंकि उसके बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही स्लिपिंग हो रही थी। तो जब तक स्लिपिंग हो रही होती है तभी फ्रिक्शन एक्ट करती है। तो यहाँ पर ये पेरोल करना शुरू करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड के बीच में बॉटम ऑफ पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं। तो ये क्लॉकवाइज जा रही है आई ओमेगा यानी 2/5 r स्क्वायर इंटू वी बाय आर। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस mvr। फाइनली ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो यानी माइनस mv डैश r माइनस 2/5 इंटू वी डैश बाई आर। तो सॉल्व करके यू विल गेट v डैश एज 3v/7, सेकेंड ऑप्शन। तो बहुत दोनों शानदार सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगले दो सवाल देखते हैं, 7वां और 8वां सवाल। दोनों हाईली इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैंने सिलेक्ट किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये
जेई मेन या इस साल के या नीट के इस साल के या इवन जेडब्ल्यू एडवांस के इस साल में पूछे जा सकते हैं इसी तरह के। किस्मत अच्छी हुई तो सेम भी पूछे जा सकते हैं, और अगर ना भी पूछे हो सेम तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एंड तक वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 8वें क्वेश्चन से 2 और क्वेश्चन की कनेक्शन है। 8वां क्वेश्चन जो है, आप स्टेटमेंट इसकी चाहे बड़ी लग रही है, लेकिन मैं आपको शानदार ट्रिक दूंगा जिससे आई थिंक ऑरली भी आप इसकी ऑप्शन कर पाओगे। ठीक है, बस हमें स्टेटमेंट देखनी है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। स्टेटमेंट लंबी 90% सिंगल आंसर में निकाले जा सकते हैं। अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यहाँ पर भी जलवा है, राइट। वो कहते हैं ना कि जैसे पूरी मैकेनिक्स में न्यूटन का जलवा है, इसी तरह रोटेशन में जिसका जलवा है वो एंगुलर मोमेंटम का है या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है। ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए इससे देखते हैं। पहले ये एक पुली है जिसका रेडियस 0.2 है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और सिस्टम रिलीज किया गया था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और रिलीज जब किया गया ये ब्लॉक नीचे जाता है, 0.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो इस ब्लॉक की स्पीड निकालनी है जब ये 0.1 मीटर नीचे जा चुका है। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये नीचे जाएगा स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं वर्क एनर्जी से करूं एक लाइन से आंसर है, वर्क एनर्जी थ्योरम से करूं तो एक लाइन में आंसर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में टेंशन फोर्सेस का वर्क हमेशा 0 होता है, लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो केवल 2 फोर्सेस वर्क करेंगी, एक वेट एक स्प्रिंग फोर्स। वेट पॉजिटिव वर्क करेगा mg इंटू 0.1 स्प्रिंग, क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स उल्टा खींचेगी, स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगा, यानी -12 kx²। इन दोनों के कारण सिस्टम की एनर्जी में चेंज आएगा, यानी ये रोटेट होगी। जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता है उसमें रोटेशन का कंपोनेंट लेते ही लेते हैं। तो द पुली विल रोटेट, इट विल पोजेस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल पोजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वी आपको निकालना, चलिए वैल्यूज डाल देते हैं, राइट। इसका मैं सीधा आंसर, इसकी ऑप्शन ही मैंने दी, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए वैल्यूज डाल देता हूँ। मास की वैल्यू 1, जी की 10 इंटू 0.1, के की वैल्यू 50, एक्स अगेन 0.1 इंटू 0.1, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.2। क्वेश्चन में ओमेगा वी बाय आर में चेंज कर लो, v² वी निकालना है, r² यानी 0.2 इंटू 0.2 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू v²। चलिए ये 2 उड़ा देते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 - 1/4 हो गया, ये इससे कट गया। ये भी उड़ा देते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5v² प्लस v²/2। सो दिस इम्प्लाइज 1 - 1/4 इज 3/4। तो ये आ गया 6v², ये कट गया, v² इज इक्वल टू 3/2। तो इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से कहीं अब मास इतना हो गया, चेक कर लेते हैं क्योंकि ये 1/√2 बन रहा है। मैंने इसका आना चाहिए 1/2 ही आना चाहिए, हाँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं की। mg(x) आ गया ½ kx², तो ये 2 हो गया, तो ये तो ठीक है। 1 तो ये हो गया आपका ½ आई कितना है 0.2 इंटू ओमेगा v²/r², आर है दिस, 0.2 से 0.2 कट गया, ये हमने उड़ा दिया इधर, 2 से चला गया ये, तो ये बना 5v²/2 और इधर बना v²/2। तो सॉरी, हाँ 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, मैंने 4 लिखा हुआ है, यहाँ गड़बड़ हुई है, तो बाकी ठीक है। ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो गया, तो ये बना v² इज इक्वल टू 3/12 यानी 1/4। तो v लेकर ½ मीटर पर सेकेंड आ चुका है, हाफ यानी 0.5। आइए अगला सवाल लेते हैं। तो इस मैं इतनी स्पेस में ही कर दूंगा आपके सामने, जरूरत नहीं रब करने की। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, जो क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट देखिए, एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म था, ठीक है, उस पर एक बच्चा उसके बिल्कुल कोने में खड़ा है, जिस बच्चे का मास m है, तो ये किड है। प्लेटफॉर्म का रेडियस r है, ये प्लेटफॉर्म है और इसको फ्रीली रोटेट किया जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म का i है अबाउट दिस एक्सेस, राइट। सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है। एक फ्रेंड ने, किड के फ्रेंड ने यहाँ से एक बॉल थ्रो की और इसने कैच कर ली। उसके बाद बॉल की वेलोसिटी कहता है इसके टेंजेंट पे बनी ऐसे। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप v की वेलोसिटी से, ये फ्रेंड है इसका, बॉल फेंकोगे और कैच करोगे तो ये डेफिनेटली जब कैच से इंपैक्ट होगा हाथों पर, तो ये प्लेटफॉर्म मूव करने लग पड़ेगा। टेक्निकली हम कहेंगे वेलोसिटी v का एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा सेंटर के अबाउट mvr, जिस कारण रोटेशन शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या, यहाँ पे हम कर सकते हैं mvr कारण के, mvr एंगुलर मोमेंटम के कारण इसका एंगुलर मोमेंटम, ये लाइन ऑफ एक्शन है सेंटर के अबाउट mvr, उसके कारण रोटेशन शुरू होगी। तो mvr शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा मीन्स आई आपको एक तो प्लेटफॉर्म का लेना पड़ेगा प्लस किड का लेना पड़ेगा सेंटर के अबाउट mr² प्लस जो उसके हाथ में बॉल आई उसका भी होगा mr²। तो दिस विल बी
इनटू ओमेगा। सो ओमेगा आपका आ जाएगा एम वी आर अपॉन आई प्लस आर स्क्वायर कॉमन एम प्लस एम। तो एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब इसी सिचुएशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कह रहे नाउ सपोज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो उसने किड ने बॉल फेंकी थी जिसके कारण एक एंगुलर मोमेंटम पैदा हुआ था और रोटेशन स्टार्ट हुई थी। अब कह रहा है कि वो रोक ली गई, हाथ में ही रोक ली गई। ठीक है, अब उसने किड ने बॉल रोककर खुद थ्रो कर दी फ्रेंड की तरफ बॉल। नाउ द किड थ्रोस द बॉल हॉरिजॉन्टली टू हिज फ्रेंड इन ए डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द रिम विद स्पीड v एज सीन बाय हिज फ्रेंड, फाइंड ओमेगा ऑफ द प्लेटफॉर्म आफ्टर द इवेंट। तो देखिए क्या होगा, अब ये किड था तो इसने अब थ्रो कर दी v से ये फ्रेंड के पास। तो इधर थ्रो करने के कारण एक रिवर्स मोमेंटम पैदा होगा जिसके कारण ये रोटेट करने लग पड़ेगा। ठीक है ना, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए तो अब v के कारण जो फिर से एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा एम वी आर, वो बराबर होना चाहिए जो प्लेटफॉर्म घूमा आई ओमेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, अब आई किसका? पिछले केस में तो बॉल का भी मोमेंटम नशिया लिया था, भी बॉल उसके हाथों में थी, अब उसने बॉल तो रिलीज कर दी। तो अब पिछले क्वेश्चन से जो चेंज आएगा आई में केवल एक तो प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा प्लस किड का खुद का लिया जाएगा, बॉल का नहीं लिया जाएगा, बॉल तो उसने रिलीज कर दी। तो ओमेगा विल बी एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, एम वी आर ओवर आई प्लस एम आर स्क्वायर, बी इज द आंसर। इसी सिचुएशन पे एक तीसरी सिचुएशन भी बन सकती है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बनी रहेगा वीडियो के एंड तक। चलिए आगे करते हैं। आइए बच्चों लास्ट सिचुएशन देखते हैं। अब अगर इसी प्रॉब्लम में मान लीजिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म और किड रोटेट कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा से, ठीक है, ऑलरेडी कर रहे थे। अब किड उस पर चलने लग पड़ा, वॉक कर रहा है इतनी स्पीड से, रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म वो भी एंटी क्लॉकवाइज में चलने लग पड़ा। अब नया ओमेगा क्या होगा देखिए, तो पहले से जो एंगुलर मोमेंटम था जब वो ओमेगा से रोटेट कर रहा था आई प्लस एम आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लेटफॉर्म और किड का सेंटर के अबाउट इनटू ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू जो नया एंगुलर मोमेंटम पैदा हुआ इस वी के कारण, इसका चलने के कारण एम वी आर आया, प्लस चलने के कारण वो रोटेशन में भी फर्क पड़ा, रोटेशन की स्पीड चेंज होगी डेफिनेटली, वो कितनी होगी अगेन आई ओमेगा आई प्लस एम आर स्क्वायर, मान लीजिए ओमेगा से बदलकर ओमेगा डैश होगी। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हम कर लेते हैं, माइनस एम वी आर इधर ले आते हैं, माइनस स्मॉल एम वी आर आएगा, तो लगता है ये ऑप्शन बनेगी। बाकी देखते हैं, अगर ये नहीं बना तो फिर नन कर देंगे। तो ये जो फैक्टर दोनों में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि जिस फॉर्म में बनाया हुआ ऑप्शन आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, ये इससे कट गया तो ये रिलेशन बन गया ओमेगा माइनस एम वी आर ओवर आई प्लस एम आर स्क्वायर, दिस शुड बी द आंसर आई प्लस एम आर स्क्वायर। हाँ ये नहीं बना, ये 2 ओमेगा बन गया। ठीक है, ये ओमेगा, ये यहाँ पे कैपिटल एम है। एक मिनट, वो किड का मास ही कैपिटल एम था, राइट, तो हर जगह कैपिटल एम ही लिया ना मैंने, ये तो फर्क आ ही नहीं सकता। तो एम कैपिटल एम वी आर, हाँ कैपिटल एम वी आर, यहाँ स्मॉल था लेकिन ये भी मैच नहीं कर रहा, कैपिटल एम वी आर आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये ऑप्शन इज दी आंसर। आई होप ये आपकी वीडियो पसंद आई होगी आपको, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, एफर्ट किए हैं कि रोटेशनल मैकेनिक्स के जो मुझे लगता है जेई नीट और इवन एडवांस के लिए फेवरेट सवाल होते हैं, ये 10 सवाल में से काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। बने रहिए अगली वीडियो तक के लिए, धन्यवाद आप सभी का।